फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 6311। लास्ट क्लास में हमने इसके 60 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाली कोक बोरोक भाषा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा कोक बोरोक भाषा के विकास के लिए लैंग्वेज मैपिंग कर रहा है। कोक बोरोक बोरोक लोगों की एक भाषा है जिन्हें भौगोलिक रूप से त्रिपुरी के नाम से जाना जाता है। ये 19 जनवरी 1969 को अधिसूचित त्रिपुरा की राज्य भाषाओं में से एक है। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद ने 20 अप्रैल 1999 को कोबरोक भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया था। यह चीनी तिब्बती भाषा है। इसका उल्लेख पहली शताब्दी ईस्वी के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जब त्रिपुरा के राजाओं के ऐतिहासिक अभिलेखों को राज रत्नाकर नामक पुस्तक में लिखा जाना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 62, ये खिलौने आंध्र प्रदेश के कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले पारंपरिक खिलौने हैं जो अंकुडू वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं। हाल ही में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश की झांकी में इस 400 वर्ष पुरानी शिल्प कला को प्रदर्शित किया गया है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस खिलौने का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एटिकोप्पा खिलौने। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में आंध्र प्रदेश की एटिकोप्पा गुड़िया का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में 400 वर्ष प्राचीन शिल्पकला एटिकोप्पा का बोमालू की झलक देखने को मिली। यह पर्यावरण अनुकूल, रचनात्मक और सांस्कृतिक विरासत का पर्याय बन गई है। इन्हें भारत के आंध्र प्रदेश के एटिकोप्पा का गांव में हाथ से बनाया जाता है। ये खिलौने मुख्य रूप से अंकुडू कर्रा, जिसे आइवरी वुड भी कहा जाता है, नामक मुलायम लकड़ी से बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक नक्काशी की जाती है। खिलौने को आकार दिया जाता है और उस पर रंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है? फर्स्ट, उन्हें राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाता। सेकंड है, वे राज्य विधानमंडल के सत्र में न्यायिक सेवा से मुक्त होते हैं। सी है, किसी सदस्य की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। डी है, राज्य विधानमंडल या उसकी समितियों में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय में किसी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। इस सदस्य है, इसके पकड़े जाने, गिरफ्तार होने, दोषी सिद्धि, कारावास और छोड़े जाने के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ए, बी, डी ये तीनों हमारे सामूहिक विशेषाधिकार में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार के तहत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो इसका फर्स्ट दे रखा है संसद सदस्यों की अर्हता, बी मतदाताओं की अर्हता, सी राजनीतिक दलों का निबंधन, डी चुनावी अपराध। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, मतदाता की अर्हता। मतदाताओं की अर्हता ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1950 है, इसके तहत प्रदान की गई, ना कि 1951। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सेकंड, विशेषाधिकार प्रस्ताव, थर्ड है निंदा प्रस्ताव। उपयुक्त में से कितने प्रस्तावों के पारित होने पर किसी मंत्री की निंदा हो सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2, सेकंड एंड थर्ड। जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है तो यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं करके या गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है। और निंदा प्रस्ताव तो यह किसी व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह अथवा पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पेश किया जा सकता है। यह विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए पेश किया जाता है। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ये इसे सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकर्षित करने के लिए पेश करता है। तो ये फर्स्ट वाला इसमें नहीं है।
आंसर ऑप्शन बी केवल 2। कौन कौन से? सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66, नगर क्षेत्रीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह एक छोटे कस्बे के प्रशासन के लिए स्थापित एक शहरी स्थानीय निकाय है। सेकंड, इसे संबंधित राज्य में एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। नगर क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती हैं। यह एक उपनगर पालिका आधिकारिक इकाई है। इसे जल निकासी, सड़कें, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था और संरक्षणता जैसी सीमित नागरिक सेवाओं की जिम्मेदारी दी जाती है। इसे राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। इसका गठन, कार्य और अन्य मामले अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसे पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित या नामित किया जा सकता है। इसलिए दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला गलत है। किसी व्यक्ति को विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने हेतु संबंधित राज्य की किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसमें वर्णित है, संविधान में नहीं है। सेकंड, धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा 14 दिनों के भीतर वापस भेजना होता है। तो सेकंड वाला ही हमारा करेक्ट है। थर्ड, विधान परिषद का सदस्य राज्य सरकार में मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता है। तो थर्ड वाला हमारा गलत है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। सामान्य रूप से मुख्यमंत्री को निचले सदन मतलब विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन कई अवसरों पर उच्च सदन मतलब विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है, वो भी सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 68, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यदि राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं तो विचार के पश्चात भी राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो फर्स्ट वाला ये हमारा गलत है। जब राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित करते हैं तो विधेयक के अधिनियम में उनकी कोई अन्य भूमिका नहीं होती है। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका तात्पर्य कि अब राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता है। तो सेकंड करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं पूछा है इसमें? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, संवैधानिक उपबंधों और सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करने का उनके पास अंतिम अधिकार है। तो ये करेक्ट है। सेकंड, उनके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी मिसाल के रूप में कार्य करते हैं। तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड, राज्यसभा के सभापति को 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। तो थर्ड वाला गलत हो गया। संविधान की 10वीं अनुसूची है, इसके तहत सभापति दल बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करते हैं। वह उस अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम भी बनाते हैं। संविधान में 10वीं अनुसूची को 1995 1985 है, उसमें 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हैं, वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, किसी राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक निम्नलिखित पात्रता शर्तों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उम्मीदवार को संबंधित राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। तो फर्स्ट करेक्ट है। उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये गलत है। उसकी आयु विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट है, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निःशुल्क मतदाता सूची प्रदान की जाती है, तो ये करेक्ट है। सेकंड, उस दल के चुनाव चिन्ह का उपयोग पूरे भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा सकता, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड, उन्हें अपने दल का कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होता है, तो ये भी करेक्ट है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को उपयुक्त में से कितने लाभ प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 72, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत शामिल हैं? फर्स्ट, राज्यपाल। सेकंड, विधान परिषद के अध्यक्ष। थर्ड, विधानसभा के सदस्य। फोर्थ, विधान परिषद के सदस्य। फिफ्थ, राज्य के महाधिवक्ता। नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट वाला जो राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों के अंतर्गत व्यक्ति शामिल नहीं है। सर ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, तो फर्स्ट वाला है ये हमारा, ये गलत है। राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। सेकंड, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा में ऐसी सीट का चुनाव नहीं लड़ सकता जो उनके लिए आरक्षित नहीं है, तो सेकंड वाला है ये भी गलत है। यदि लोकसभा में आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र है उसमें अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। थर्ड, किसी विशेष राज्य से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का निर्वाचक होना चाहिए, तो थर्ड भी गलत है। किसी विशेष राज्य से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का निर्वाचक होना चाहिए। यह आवश्यकता 2003 है, इसमें समाप्त कर दी गई। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का पुनर्गठन किया है। इस संदर्भ में AEC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, AEC की स्थापना पहली बार 1948 में की गई थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड, परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड, आयोग में सदस्यों की कुल संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी, तो थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ, यह परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, तो फोर्थ भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सभी चारों। क्वेश्चन नंबर 75, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, संसद ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित कर दिया है, तो ये करेक्ट है। सेकंड, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो सेकंड भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित मदों में से कौन सी भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है? फर्स्ट, कृषि। सेकंड, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन। थर्ड, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा। फोर्थ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिफ्थ, विवाह और विच्छेद। नीचे दी गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। जो विवाह और विवाह विच्छेद है ये संविधान की 7वीं अनुसूची है, उसकी सूची थर्ड समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वाली क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।